नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का आज के इस विशेष चर्चा में स्वागत है। नमस्कार। आज 30 जुलाई भाग 1 के महत्वपूर्ण समसामयिक मामलों पर हम विस्तार से नजर डालेंगे। जी। हो सकता है कुछ विषयों पर हमने पहले भी बात की हो, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। आज हम संयुक्त राष्ट्र में भारत की ताज़ा प्रगति रिपोर्ट, लिविंग वेज की अवधारणा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5 साल और कुछ अन्य जरूरी खबरों पर बात करेंगे। जी हाँ। तो आइए शुरुआत करते हैं संयुक्त राष्ट्र में भारत की तीसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा यानी वीएनआर से। ये वीएनआर रिपोर्ट क्या दर्शाती है? हाँ, तो ये नीति आयोग ने इसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच HLPF 2025 में पेश किया है। अच्छा। ये दिखाता है कि भारत सतत विकास लक्ष्यों मतलब SDGs को पाने के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच अपना रहा है। सरकार और समाज दोनों के स्तर पर। बिल्कुल जी। ये VNR एक तरह से देशों का अपने अनुभव साझा करने का मंच है ताकि 2030 एजेंडा तेजी से लागू हो सके। और आंकड़े तो काफी प्रभावशाली हैं, जैसे SDG 1 के तहत करीब 25 करोड़ लोगों का पिछले दशक में बहुआयामी गरीबी से बाहर आना। हाँ, ये 2013-14 से 2022-23 के बीच का आंकड़ा है। और वो UPI वाला आंकड़ा, वैश्विक रियल टाइम भुगतान में लगभग 49% हिस्सा। बिल्कुल। ये दिखाता है कि बड़े पैमाने पर कल्याणकारी योजनाएं और डिजिटल क्रांति मिलकर काम कर रही हैं। गरीबी घटाने में कारगर रही हैं। हाँ, पर यह रिपोर्ट डेटा आधारित शासन और SDGs के स्थानीयकरण पर भी जोर देती है, जैसे SDG इंडिया इंडेक्स। अच्छा। और ये याद रखना जरूरी है कि HLPF संयुक्त राष्ट्र का मुख्य मंच है जो SDGs की प्रगति की समीक्षा करता है। तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रम मंत्रालय लिविंग वेज यानी जीवन यापन योग्य मजदूरी पर विचार कर रहा है। ये न्यूनतम मजदूरी से अलग कैसे है और क्यों जरूरी है? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। न्यूनतम मजदूरी जो कानूनी तौर पर जरूरी है, पहले न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 था, अब वेतन संहिता 2019 है। हाँ। वो बस बुनियादी गुजारी के लिए होती है। ओके। जबकि लिविंग वेज का मकसद है कि श्रमिक और उनका परिवार भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी जरूरतों को पूरा करते हुए एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। मतलब सिर्फ गुजारा नहीं, एक ठीक-ठाक जीवन स्तर। जी हाँ। ये आमतौर पर न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा होती है और इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 43 जो DSP है उसमें भी मिलता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसे लागू करना व्यावहारिक है, खासकर भारत के विशाल असंगठित क्षेत्र को देखते हुए? ये एक वाजिब चिंता है क्योंकि निगरानी एक चुनौती है, लेकिन इसके फायदे भी हैं। WF का अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर लिविंग वेज लागू होने से उत्पादकता और खर्च बढ़ने से GDP में सालाना लगभग $4.6 ट्रिलियन जुड़ सकते हैं। ओह, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी, और महिलाओं के लिए ये और भी अहम है। बेहतर वेतन उन्हें बच्चों की देखभाल, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी जिम्मेदारियों का बोझ उठाने में मदद करेगा, जिससे शायद श्रम बल में उनकी भागीदारी बढ़ सकती है। बिल्कुल, चुनौती जरूर है, पर ये आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह से फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की। इसे लागू हुए 5 साल हो गए हैं। क्या मुख्य उपलब्धियां और चुनौतियां दिख रही हैं? देखिए, उपलब्धियों में तो नई 5+3+3+4 संरचना और NCFSE के जरिए अनुभवात्मक और योग्यता आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। ये NCFSE स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है ना? जी हाँ। फिर NIPUN भारत और विद्या प्रवेश जैसी पहलें हैं जिनसे करोड़ों छात्र जुड़े हैं, खासकर बुनियादी शिक्षा के स्तर पर। टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ है, दीक्षा, PME विद्या। बिल्कुल, दीक्षा पोर्टल, PME विद्या चैनल्स, AI बॉट्स, इनका उपयोग बढ़ा है। और हाँ, CUET अब स्नातक प्रवेश का मुख्य जरिया बन गया है। हाँ, ये सब महत्वपूर्ण कदम हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। जैसे केंद्र और राज्यों के बीच कुछ नीतिगत मतभेद सुनने में आते हैं, PM श्री स्कूलों को लेकर जैसे। सही कहा। कुछ राज्यों ने PM श्री स्कूलों के MOU पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसके पीछे वित्तीय या पाठ्यक्रम संबंधी चिंताएं हो सकती हैं। इसके अलावा त्रिभाषा फॉर्मूले का कार्यान्वयन वो हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। हाँ, ये तो है। और भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECI जैसे महत्वपूर्ण नियामक निकाय के गठन में देरी हो रही है। ये उच्च शिक्षा में बड़े सुधारों के लिए जरूरी था। और वो मूल्यांकन वाला सुधार, पारख। जी, पारख
प्रदर्शन का आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण। ये एक नया मूल्यांकन केंद्र है जो रटने की बजाय छात्रों की समझ और समग्र विकास को परखेगा। इसका प्रभावी कार्यान्वयन भी एक चुनौती है। तो मतलब एनईपी की यात्रा में महत्वाकांक्षा और जमीनी हकीकत के बीच संतुलन साधना काफी जटिल है। बिल्कुल। अच्छा, शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी सतत विकास का अहम पहलू है। पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण प्रदूषित स्थलों का प्रबंधन नियम 2025 अधिसूचित किए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो प्रदूषित स्थल हैं उनकी पहचान करना और उनकी सफाई सुनिश्चित करना। और इसमें वो प्रदूषक भुगतान सिद्धांत लागू होगा? जी हाँ, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, यानी प्रदूषण फैलाने वाले को सफाई का खर्च उठाना होगा। जरूरत पड़ने पर एनवायरमेंटल रिलीफ फंड से भी मदद ली जा सकती है। तो ये पर्यावरण जवाबदेही तय करने की दिशा में एक कदम है। हाँ। कुछ और संक्षिप्त मगर महत्वपूर्ण खबरों पर भी नजर डालते हैं। SO5 2025 रिपोर्ट क्या कहती है? ये FAO, IFAD, यूनिसेफ, WFP और WHO की संयुक्त रिपोर्ट है। इसमें वैश्विक भूख में मामूली कमी आई है, लेकिन अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में स्थिति बिगड़ी है। और चिंता की बात? चिंता की बात है महिलाओं में बढ़ता एनीमिया और वयस्कों में बढ़ता मोटापा। 10 साल में ये 12% से करीब 16% तक हो गया है। ये कुपोषण के दोहरे बोझ को दिखाता है। और एक खबर थी कि बांध निर्माण ने पृथ्वी की घूर्णन धुरी को प्रभावित किया है। हाँ, एक हालिया अध्ययन में ये बात सामने आई है जिसे ट्रू पोलर वॉन्डर कहते हैं। दिलचस्प है। अच्छा, ये सेतु बंध स्कॉलर स्कीम क्या है? गुरुकुल और IITs का संगम? हाँ, ये शिक्षा मंत्रालय की एक अनोखी पहल है। IKS डिवीजन यानी भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रभाग और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय मिलकर इसे चला रहे हैं। अच्छा। मकसद है पारंपरिक गुरुकुलों के मेधावी छात्रों को IITs जैसे आधुनिक संस्थानों से जोड़ना, एक तरह से पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच पुल बनाना। बहुत बढ़िया। और एक आखिरी खबर, ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों ने भी कुछ तय किया है? जी, उन्होंने एक नए सांस्कृतिक मंच की स्थापना पर सहमति व्यक्त की है। चलिए, तो ये थी 30 जुलाई भाग 1 की कुछ अहम खबरें और उनका विश्लेषण। हमने भारत की SDG प्रगति, लिविंग वेज की जरूरत, NEP के चुनौतियों और सफलताओं और पर्यावरण नियमों जैसे मुद्दों पर बात की। हाँ, और आज की चर्चा से एक विचार ये उभरता है कि भारत कैसे विकास के अलग अलग आयामों आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, पर्यावरणीय में एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही सेतुबंध जैसी योजनाओं से ये भी दिखता है कि कैसे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास हो रहा है। इस संतुलन और संगम के भविष्य के लिए क्या मायने हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।